सो गाइस ये है सैमसंग का न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F54 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इसको प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। 29,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस फोन के अंदर एक दो फीचर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बाकी ब्रांड इस रेंज में बिल्कुल भी ऑफर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई सारे वीडियो में कहा है कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमें प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है, और वो चीज़ इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा, और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलते हैं। HDR10 का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 8 और 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर है। 6000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। वैसे ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 10 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं, और कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है दोस्तों, बट इस फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट देखने को मिलते हैं। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जो कि One UI 5.1 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस यहाँ पे सैमसंग का Exynos 1380 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है 8GB 256GB, जिसकी प्राइस 29,999 रखी गई है। मतलब 30,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। बट सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है HDFC बैंक के कार्ड के ऊपर। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो 2,000 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 26,000 रुपये में ही खरीद पाओगे। और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो तो प्री ऑर्डर स्टार्ट है, आप चाहो तो अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके प्री ऑर्डर कर सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं, ताकि मेरे को कोई कॉमेंट करके ये ना कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस टाइप की वीडियो बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस पहली चीज जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बहुत अच्छी लगी है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, और यहाँ पे HDR10 का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है फोन के अंदर अच्छे निकल के आते हैं, पंची निकल के आते हैं। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखते हो, मूवी एंजॉय करते हो तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करते हो तो गेम प्ले भी काफी स्मूथ रहता है। बाकी यहाँ पे 800 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। हाँ, सनलाइट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और नेटफ्लिक्स वगैरह से भी आप इस फोन के अंदर हाई क्वालिटी में वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे HDR का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर सैमसंग ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बहुत अच्छी लगी है वो है इसका कैमरा सेटअप। बैक साइड से यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो आपको बहुत अच्छे फोटोज तो निकाल कर देता ही है। इसके अलावा इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर डिसेंट है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड
साइड सेंसर मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे माइक्रो सेंसर दिए गए हैं। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का लगा है और इस सेंसर से भी फोटोज काफी अच्छे निकल के आते हैं। वैसे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। 30 FPS पे फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज दोस्तों जो मुझे इस फोन के अंदर बहुत अच्छी लगी है वो है इसका सॉफ्टवेयर। वैसे देखा जाए तो सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा ही रहा है। इनका जो One UI है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। वैसे यहाँ पे थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिए गए हैं बट इसको आप डिलीट कर पाओगे। जहाँ पे सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। नॉक्स की सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, सिक्योर फोल्डर भी दिया गया है और सैमसंग वॉलेट भी यहाँ पे दिया गया है। काफी स्मूथली रन करता है दोस्तों। और सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन को लंबा चलाना चाहते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अच्छी चीज नजर आई है वो है इसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। और अगर आप हैवी यूजर हो फिर भी आपको यहाँ पे 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बाकी चार्जिंग स्पीड मेरे को इस वाले स्मार्टफोन की स्लो लगी। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग यही 4 चीजें आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। बाकी अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके परफॉर्मेंस में। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग का Exynos 1380 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि ऑलरेडी हमने Galaxy A34 एंड A54 के अंदर देखा है। नया प्रोसेसर है दोस्तों और काफी पावरफुल भी है, बट दिक्कत यह है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की कमी है और इसको सैमसंग ने मैन्युफैक्चरिंग करा है। तो जब भी आप इस फोन के अंदर हैवी गेमिंग करते हो तो फोन बहुत ज्यादा हीट होता है और ये चीज Galaxy A34 और A54 के अंदर भी हमने देखा है। बाकी शौक मुझे तब लगा कि यहाँ पे BGMI में आपको मैक्सिमम 30 FPS की ही ग्राफिक सेटिंग मिलती है, जबकि इस रेंज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर मैक्सिमम 60 या फिर 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को यहाँ पे Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर देना चाहिए था या फिर Snapdragon 778G प्लस वाला। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे 25 वोल्ट की ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी अच्छी है, बड़ी बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। बट आप ये सोच करके देखो इसको चार्ज करने में कितना समय लगेगा, जबकि बाकी ब्रांड इस रेंज में 100 वॉट, 180 वॉट, 200 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रही है। तो सैमसंग को भी यहाँ पे एटलीस्ट 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और भाई इस फोन के अंदर चार्जर भी सैमसंग प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी। चार्जर अगर आपको लेना है तो अलग से आपको 1300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तीसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके स्पीकर में, क्योंकि ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है। मैं ये नहीं कहता कि स्पीकर इसका लाउड नहीं है, काफी लाउड स्पीकर है और क्वालिटी भी अच्छी निकल के आती है, बट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए सैमसंग अगर इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर ऑफर करती तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहता। एंड लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर में, क्योंकि यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि फोन के अंदर हमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो 15 से 20 हजार रुपए वाले फोन के अंदर भी हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग को भी यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 3-4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है या फिर डिसेंट है। तो अगर आपका बजट 25-30 हजार रुपए का है और इस प्राइस पर कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो जहां पे डिजाइन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाए, डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, कैमरा उसका काफी अच्छा हो, बैटरी लाइफ उसकी काफी अच्छी मिले और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, तो मेरे हिसाब से ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी जो लोग हैवी काम करना पसंद करते हैं, अपने स्मार्टफोन में ज्यादातर गेमिंग करते हैं, तो उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मायने रखता है या फिर स्टीरियो स्पीकर मायने रखता है, वो लोग भी इस फोन से दूरी बना के रखें। और वैसे भी दोस्तों ये जो प्राइस सेगमेंट है 30 हजार वाले, इस प्राइस पर पिछले कुछ महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। तो जिन लोगों को गेमिंग करना है वो चाहे पोको F5 परचेस कर सकते हो, जिन लोगों को ऑलराउंडर फोन लेना है जहां पे कॉम्प्रोमाइजेज वगैरह ना करना पड़े वो मोटो Edge40 की तरफ जा सकते हैं, और जिन लोगों को कैमरा सेंट्रिक फोन लेना है वो चाहे तो Galaxy F54 को परचेस कर लें या फिर कुछ पैसे खर्च करके Vivo V27 को। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।